दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 26,000 के ऊपर जाके, 117 पॉइंट्स ऊपर है, आधे % की तेजी है। अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग है। 26,95 97 के आसपास निफ्टी चला गया था और 26,53 के आसपास की क्लोजिंग है। लो की बात करें 960 तक निफ्टी था, लेकिन उसके बाद में अच्छी रिकवरी निफ्टी में दिखाई दी है। निफ्टी बैंक भी ठीक है, चलो 171 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप ने 420 पॉइंट्स यानी 0.70% की तेजी दी, आधे % के साथ में स्मॉल कैप ऊपर था। एडवांस की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में, तो कल के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ठीक मार्केट आज परफॉर्म कर चुका है। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। एनर्जी, मेटल, मीडिया, एफएमसीजी ये सब तेजी में थे। फार्मा सेक्टर ने भी अच्छा किया, आईटी भी चलो ठीक था, तो सेक्टर भी सही थे। ऑटो सेक्टर ने अच्छा नहीं किया, बाकी हर एक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग में निफ्टी इतना कुछ खास तेज नहीं था। स्टार्टिंग थी निफ्टी की काफ़ी डिसेंट, उसके बाद में कुछ न्यूज़ आती है और मार्केट ऊपर जाता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे न्यूज़ फ्लो आना शुरू हो गया। अब देखिए फ्लो में क्या था। सबसे पहले स्टार्टिंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 बजे के आसपास इंडेक्स कुछ खास ऊपर नहीं था। उसके बाद में 10:20 पे एक न्यूज़ आती है कि ट्रंप प्रॉमिस कर चुका है कि एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अच्छी डील होने वाली है इंडिया के साथ। क्या ये फाइनल वर्ड से क्या ट्रंप के? ऐसा तो है नहीं, ट्रंप कल कुछ और भी बोल सकता है। ठीक है, मार्केट ने इतना इतना कुछ खास नहीं लिया, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा वैल्यू किया मार्केट ने और थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। अगर ट्रंप क्रेडिबल होता है और यही न्यूज़ आती है ट्रंप की तरफ से, तो स्टॉक मार्केट आज 1% 2% की ऊंचाइयों पे होता। बट क्रेडिबिलिटी है नहीं इनकी, तो उस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिलने के लिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ में मलेशिया के अंदर। तो ये भी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। आगे चलते हैं, बाकी कंट्रीज की सिचुएशन देखते हैं। ट्रंप मिलेंगे शी के साथ में, ठीक है। और ये जो मीटिंग होगी ये होगी थर्सडे के दिन मिड मॉर्निंग के अंदर। 3 घंटे की मीटिंग होगी शी के साथ में, चाइना के साथ में, और उसके बाद में वो अपने घर रवाना हो गए। चाइना और यूएस के अंदर भी काफ़ी टकराव है। अगर मीटिंग के अंदर कुछ अच्छा आउटकम आता है तो मार्केट थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, पॉजिटिवली इसको देखा जाए। तो इस वजह से मार्केट ने सही परफॉर्म किया आज के दिन। टेक्निकल्स की सिचुएशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिन की गिरावट ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया इन्वेस्टर्स को कि ट्रेंड जो ब्रेक है वो हो चुका है या फिर नहीं। तो ट्रेंड तो ब्रेक नहीं हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड अच्छा खासा है और साथ में ये एक सपोर्ट बन गया था निफ्टी का। उसके बाद में निफ्टी अभी अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है। ब्रेकआउट अगर होता है तो ऑल टाइम हाई है, ज़्यादा दूर है नहीं। बाकी निफ्टी सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। एफएनओ के अंदर एफआईज की बाइंग भी चल रही है। फ्यूचर के अंदर इंडेक्स को एफआईज ने बाय किया है। कल के दिन की कैश मार्केट की बाइंग भी एफआई की काफ़ी अच्छी थी। तो सब कुछ सजेस्ट आपको करा है कि मार्केट अच्छा है। मार्केट के अंदर अभी के समय कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज की जो बाइंग है, स्टॉक्स के अंदर सेलिंग बाइंग, ये सब चीज़ें चल रही है रिजल्ट को देखते हुए। वैसे ओवरऑल मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो वो काफ़ी डिसेंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। आगे चलते, देखिए लेंसकार्ट के ऊपर आते हैं। कल आपके कुछ कमेंट्स मैंने देखे इस कंपनी को लेकर। आईपीओ है, कितना पैसा बनेगा, डबल ट्रिपल होगा या फिर नहीं होगा, उसको चेक कर लेते हैं। लेंसकार्ट का आईपीओ, इसका जो जीएमपी बढ़ चुका है। इशू ओपन भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही इसका जीएमपी बढ़ चुका है। तो इशू ओपन होने के बाद में हो सकता है और बढ़ जाए। डेट्स वगैरह अपन आगे चल के देख लेते हैं। कितना प्रीमियम है, 70 रुपीज़ का है। एक्चुअल में जस्ट अभी आपको बता देता हूँ लेटेस्ट इसका कितना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, 70 रुपीज़ का नहीं है, 80 रुपीज़ का है। 20% के गेन से, अभी तक ओपनिंग इसकी हुई नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते, प्री अप्लाई का टाइम है। 2-3 दिन में अगर मार्केट अच्छा रहा तो हो सकता है यहाँ पे और भी अच्छे गेन्स मिल पाए। 402 रुपये का स्टॉक है, 80 रुपीज़ का प्रीमियम है। 31 से लेकर 4 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 तारीख को देखना थोड़ा, 3 तारीख को, 4 तारीख को कि कैसा जीएमपी है। कहीं नीचे तो नहीं हुआ है, क्योंकि 20% से नीचे तो क्या ही कमाओगे। तो 20% कम से कम होना चाहिए जो अभी है। अगर उसके ऊपर चल जाता है तो वेल एंड गुड, नीचे जाता है तो मतलब नहीं है। इशू साइज भी अच्छा खासा है, 7,278 करोड़ का इशू साइज है। जो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा है मिलने की, क्योंकि एक एक 2-2 हज़ार करोड़ के आईपीओ आते हैं, इशू साइज आते हैं, उसके कंपैरिजन में अच्छा है। तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को मिल जाए। जिसके पास भी मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, उनके चांसेस काफ़ी हाई है कि उनको ये आईपीओ मिल जाए। साथ में देखिए और कुछ आईपीओज भी हैं यहाँ पे। ये आईपीओ आप देख सकते हैं, स्टड्स का भी आईपीओ है, जिसमें जीएमपी कितना है, 55 रुपीज़ का, 105 रुपीज़ का। रुपीज़ छोड़ो, परसेंटेज देखो, क्योंकि
15,000 रुपये जो आप लगाओगे उसके ऊपर परसेंटेज बेसिस में पैसे बनेंगे। तो 14% का यहाँ पे है। स्टड्स में कम है भी, 10% के आसपास का है। किसकी कितनी ओपनिंग डेट है वो देख लो। स्टड्स की है 30 से लेकर 3 नवंबर, तो लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे पर देखना कैसा कुछ होता है। छोटा इशू साइज है आईपीओ का, 455 करोड़ के आसपास का है। और इसमें ओरकला में देखें तो यहाँ पे 1670 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और इसके अंदर 31 तारीख तक लास्ट डेट है। सो इसको देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर आपको करना है तो, क्योंकि दो आईपीओ के पैसे है बैंक अकाउंट के अंदर। क्योंकि लेंसकार्ट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा है, तो दोनों में से एक चूज करना है तो लेंसकार्ट चूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बाकी दोनों के है अमाउंट आपके पास में तो दोनों भी अप्लाई किए जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। कल के दिन तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी, आज के दिन बहुत शानदार रिकवरी आ गई। क्यों आ गई रिकवरी, उसके पीछे चलते हैं और साथ में टेक्निकल्स में देखते हैं कि क्या इंडिकेशन है ब्रेकआउट रिवर्सल अभी हो चुके हैं या फिर नहीं। क्योंकि कल के वीडियो के अंदर हमने बहुत ही डिटेल में बातचीत की थी इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। मैंने आपको बहुत पुराना डेटा दिखाया था जिसके अंदर सिल्वर की चाल, गोल्ड की चाल आपने देखी, और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि इसके कंपैरिजन में तो निफ्टी बेटर है, स्टॉक मार्केट बेटर है। देखिए दोस्तों, रिस्क हम बोल सकते हैं हर जगह है। गोल्ड के अंदर अपना रिस्क है, सिल्वर के अंदर अपना रिस्क है, निफ्टी के अंदर अपना रिस्क है, ठीक है। और एफडी के अंदर चलो रिस्क, हाँ उसके अंदर भी अपना रिस्क है। किस में कितना है, गोल्ड एंड सिल्वर में वॉलेटिलिटी, निफ्टी में वॉलेटिलिटी। एफडी में क्या है, इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाओगे। एक्चुअल इन्फ्लेशन, ये जो परसेंटेज पे आप देखते हैं 6% का या जो भी है, ये एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं होता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इन्फ्लेशन होता है जो डेटा में दिखता नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। आप पहले कौन से टीवी देखते थे, मतलब टेलीविजन पे, उसके बाद में आपने उसको अपग्रेड किया। आपके घर पे जो भी अप्लायंसेस थे उसको आपने अपग्रेड किया। आप किसी गाड़ी में घूमते थे, आप कहीं जाते थे, अभी आप कहीं और जा रहे हो। तो वो जो इन्फ्लेशन है ना, वो इन्फ्लेशन डेटा में नहीं आता है, वो हर किसी का अलग अलग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो वो जो इन्फ्लेशन है उसको बीट एफडी नहीं कर पाती है, बैंक अकाउंट नहीं कर पाता है, तो वो उसका रिस्क है। गोल्ड, निफ्टी, सिल्वर, यहाँ पे रिस्क है वॉलेटिलिटी का। तो सिंपल सा फंडा है, रिस्क को कम करने का एक सॉलिड फंडा होता है गिरावट पे लेना। जब कोई इन्वेस्टर, या फिर कोई तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं जो टीवी पर देखते हैं या फिर आप आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, हाइप नहीं हो, पूछ नहीं रहा है उसको ज़्यादा कुछ, वहाँ पे होता है मौका उसको लेने का। अगर इंडेक्स नीचे है, निफ्टी अंडर परफॉर्म करे, स्टॉक मार्केट नीचे है, गोल्ड ऊपर है, तो गोल्ड को छोड़ के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट। गोल्ड नीचे है, स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है, काफ़ी महंगा हो चुका है, तो गोल्ड के अंदर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे ना, किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर, फंड पोर्टफोलियो जिसके अंदर सिल्वर गोल्ड का भी एलोकेशन है, तो मैक्सिमम जो एलोकेशन होगा वो आपका इक्विटी का होगा। तो इक्विटी को मैक्सिमम रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर को मिनिमम रखना है। 10%, 20% मैक्सिमम इनको रख सकते हैं, बाकी गिरावट के अंदर देखना चाहिए। तो चलो ठीक है, आज के दिन तेजी इसमें बनी, 3.5% का उछाल है गोल्ड के अंदर। सिल्वर को भी देख लेते हैं, तो सिल्वर के अंदर 6% की तेजी बन चुकी है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, रीज़न है बाइंग, और बाइंग के पीछे का रीज़न है ये न्यूज़। इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो इंक्रीज कर चुका है ग्लोबल टेंशंस के बीच में। एक डेटा आया था जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि आरबीआई ने 64 टन सोना खरीदा है मार्च 25 लेकर सितंबर 25 के बीच में। सो काफ़ी मोटी बाइंग की है, काफ़ी भारी बाइंग की है। चाइना भी अपने गोल्ड पाइल को बढ़ा रहा है, गोल्ड खरीदते जा रहा है तेजी से, और ऑल टाइम हाई पर गोल्ड के जो स्तर है चाइना के अंदर पहुंच चुके हैं। सो इंडिया का भी सेम सिचुएशन है, गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा लिया है। साथ में अगर आप देखोगे तो वैसे ईटीएफ तो चलो ज़्यादा चला है क्योंकि गिरता भी ज़्यादा है, हाइप होती है वहाँ पे। लेकिन वैसे अगर मैं प्राइसेस देखूँ गोल्ड के, तो ठीक है आज चले हैं, बड़े हैं। 1.39% के साथ में गोल्ड का प्राइस महंगा हुआ है, ठीक है। तो अब चार्ट को देखते हैं कि गोल्ड का चार्ट कैसा है, फिर सिल्वर के चार्ट के ऊपर बातचीत करते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, तेजी बनी है, गिरावट हुई है। अगेन मैंने आपको कहा था रिवर्सल देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सल के लिए देखो यहाँ पे लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो इसने चलो ठीक है पिछली कैंडल की हाई को नहीं तोड़ा है, तो अभी हमने इस चार्ट के अंदर रिवर्सल नहीं देखा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए, देखना चाहिए 1-2 दिन कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगेन कहना चाहूँगा गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर रिस्की है। गोल्ड फिर भी बाय एंड डिप के लिए एक अच्छा कैंडिडेट माना जाता है क्योंकि वो इतना नहीं गिरेगा जितना सिल्वर गिर जाता है। उसको खरीदते खरीदते थक जाएगा इंसान, लेकिन गोल्ड को फिर भी पकड़ सकता है बाय एंड डिप, अगर वो करता है पर मंथ करता है तो उस बेसिस में तो गोल्ड एक अच्छी चॉइस बन जाती है। सिल्वर काफ़ी गिरा, सिल्वर में चलो एक तेजी बनी। कल के
हाई को सिल्वर ने बीट किया, लेकिन स्टिल अभी थोड़ा सा बाकी है देखना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस से नीचे जाए। तो जब तक 2-3 ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आती है, कुछ रिवर्सल्स नहीं आते, जब तक नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल आए हैं। बाकी चलो अच्छी बात है कि आज बाइंग इसमें देखने को मिली है, और देखते हैं रिवर्सल कब आएगा, उसके हिसाब से अपन बातचीत कर लेंगे। अब देखिए रिएक्शंस को देखते हैं कि कल जो भी कंपनी इसने रिजल्ट अपने दिए थे उसके रिएक्शंस कैसे हुए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तेजी बनी, आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इतनी कुछ बड़ी बुकिंग नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, टाटा कैपिटल को देख लेते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, सिंगल डिजिट के साथ में ग्रोथ थी, 35 का पी रेशियो है, स्टॉक बेचा गया। इसके कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये जो एनबीएफसीज हैं ये अच्छा कर रही है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट खराब थे, रिजल्ट से पहले धुआंधार तेजी बनी थी, बट वो तेजी अभी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, 5% की गिरावट है। एनपीए काफ़ी ज़्यादा था इस कंपनी के, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के खराब करने का। अगेन बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस की जो बड़ी एनबीएफसीज हैं इनकी अच्छी ग्रोथ है इन एनबीएफसीज के कंपैरिजन में। इसके बाद में अडानी ग्रीन, ये काफ़ी ग्रीन था, 25% की ग्रोथ मिली, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना चलेगा, तो चलो आज 11% चल चुका है। कल मैंने आपको कहा था कि बड़ी तेजी होती है, कुछ रिवर्सल्स आते तो उसके ऊपर बात करेंगे, तो इसके टेक्निकल्स को एक बार हम देख लेते हैं। सो क्या रिवर्सल आ चुका है क्या? नहीं दोस्तों, अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है, जो ऊपर की आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, अभी तक इसको इसने ब्रेक नहीं किया है। ये ब्रेक हो जाती है तो 90% का यहाँ पे रेसिस्टेंस के बीच में गैप है। सो लेट्स सी कि वो ब्रेक हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए तो ठीक है, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। आगे चलते हैं, नेटवेब को देखते हैं। रिएक्शन Q2 का नहीं है, रिएक्शन है Q2 आने से पहले का। 6% के साथ में क्रैश, एकदम से ऐसा क्या हो गया? अनंतराज के अंदर क्रैश नहीं हुआ, बाकी एआई या डेटा सेंटर वाली कंपनीज के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया? सो देखते हैं, इसमें 172 का पी, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप। ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 नवंबर को इसके रिजल्ट नहीं है, 1 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट की डेट काफ़ी करीब है। रिजल्ट से पहले काफ़ी लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, जितना भी उनको लग रहा है, जैसा भी उनको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो आप बाय करोगे, अगर आपको लगता है खराब होने वाले अपने प्रॉफिट को लेके बाहर निकलोगे। रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छे भी आते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि उस अच्छे आने की वजह से ही स्टॉक पहले से ही चल चुका है। अब आगे के क्वार्टर की यानी Q3 की अच्छी कमेंट्री आती है, कुछ अच्छे ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटी मैनेजमेंट बताता है, तो तेजी वापस से तेजी हमको बनती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन चलो ठीक है, अभी 1 नवंबर करीब है, देखते रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर आपने कल की वीडियो को देखा हो तो मैंने कुछ स्टॉक्स की एग्जाम्पल के साथ में बात की थी, जैसे मैंने आरआर केबल के साथ में एग्जाम्पल लेके बात की थी कि रिजल्ट की डेट करीब है, उससे पहले अगर स्टॉक भागना शुरू करता है तो फिर आपको उसके पीछे नहीं भागना है, फिर आपको रिजल्ट का ही वेट करना है। खरीदो तो पहले खरीदो अगर आपके पास में कन्विक्शन है तो, नहीं तो फिर छोड़ दो उसको जब तक रिजल्ट उसके नहीं आते हैं। और देखो यहाँ पे हुआ है एक ब्रेकआउट, और जो आज का लो बना है वो कल के लो उसके नीचे नहीं गया, तो इट मीन्स बिका है स्टॉक, बेचा है, बट इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई जितनी ब्रेकडाउन पर होती है। तो ठीक है, वेट एंड वॉच की मोड में अभी आ चुका है, कैटेगरी में आ चुका है, देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। साथ में कैम्स को भी देख लेते हैं, यहाँ पे 3% की गिरावट दिखाई दी है, कल के दिन इसके रिजल्ट आए थे, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिजल्ट कैसे थे उसको चेक कर लेते हैं। अच्छी ग्रोथ नहीं है, 4% की सेल्स है, 4% के साथ में प्रॉफिट नीचे है। सो मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, उसका रिएक्शन ये आपको यहाँ पे देखने को मिला, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के बीच में है। अच्छा, ऐसी जो भी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उन कंपनीज को ट्रेडर, जो पोजिशनल ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए देखना चाहता है, एक टाइम के लिए वो छोड़ देगा उसको। उसके पास में वो सारी कंपनीज अवेलेबल है जिसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्यों ना उस कंपनी में इन्वेस्ट करे गिरावट के अंदर। ऐसी कंपनीज को बाद में देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, हर एक कंपनी ऊपर चल जाती है जिनके रिजल्ट अच्छा है, तो बाद में फिर उन कंपनीज को देखा जाता है। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे ये जो सेक्टर है, मतलब हम सपोर्टिव सेक्टर बोल सकते हैं कैम्स की तरह, वो कंपनीज जैसे केफिन टेक है या फिर कैम्स है, ये अच्छा करने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, अलर्ट वाला वीडियो भी देख लेना ताकि आप अलर्ट हो जाओ। एक कंपनी है बीएससी, उसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया है, पिछले दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।